हेलो गाइस, वेलकम यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म विद अक्षय। आज हम बात करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वॉरेन हेस्टिंग्स एंड ये हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। मैं आपको पिक दिखा देता हूँ इनकी। ये पिक आपने देख ली स्क्रीन पर। एंड इनके बारे में अब फैक्ट्स जानते हैं। आखिर कौन थे वॉरेन हेस्टिंग्स? वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे प्रेसिडेंसी ऑफ विलियम, फोर्ट विलियम जो थे बंगाल में, जो फोर्ट था फोर्ट विलियम, तो उसके जो थे पहले गवर्नर थे। ये 1772 में बने थे एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल। एंड फिर बंगाल के जो गवर्नर थे उसी को फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया कंपनी के द्वारा। तो वो बने थे 1774 में। बंगाल का गवर्नर जनरल था जो भी ब्रिटिश के अंडर प्रेसिडेंसी थी उनका सभी का गवर्नर जनरल होगा ये चीफ, इसलिए इसको गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया था बाद में। एंड इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1785 में। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए राइटर। इन्होंने राइटर के तौर पर अपने करियर की स्टार्ट की थी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कलकत्ता में सेट थी। एंड 1758 में इन्होंने बंगाल, ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, मतलब वहाँ के ब्रिटिश के निवासी थे ये, एंड मुर्शिदाबाद में ये आए थे। मुर्शिदाबाद जो थी वो कैपिटल थी पहले बंगाल की, बाद में इन्होंने कलकत्ता शिफ्ट कर दी थी। एंड मीर जाफ़र को इन्होंने नवाब बना दिया था। मीर जाफ़र को इन्होंने नवाब बना दिया था किसका? बंगाल का। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसके बाद इन्होंने इसको मीर जाफ़र को था नवाब बना दिया था इन्होंने। एंड इनके जो इनकी टर्म चली थी उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण काम हुए, कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। एंड फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वार है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। आप इनके बारे में पढ़ लें स्पेक्ट्रम से, या फिर मैं अगला लेक्चर कभी बनाऊंगा तो इस पे ज़रूर बनाऊंगा। सेकंड एंग्लो मैसूर वार एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इन्हीं के कार्यकाल में लड़ी गई थी। एंड जो रेगुलेटिंग एक्ट, जो बहुत ही फेमस एक्ट था, जो आप जानते होंगे उसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो इनके कार्यक्रम में ही आया था, इनके कार्यकाल में ही आया था। एंड जो विलियम जोन्स, जो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी, इन्होंने सपोर्ट किया था उसको। जो एशियाटिक जो सोसाइटी थी उसको सपोर्ट किया था इन्होंने। एंड आगे इसके बारे में हम देखेंगे इन्होंने कौन से रिफॉर्म्स किए, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अबॉलिशन ऑफ द ड्यूअल सिस्टम, जो पहला इन्होंने काम किया था वो अबॉलिशन ऑफ द ड्यूअल सिस्टम किया था इन्होंने। ड्यूअल सिस्टम का अबॉलिशन कर दिया था जो रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। ड्यूअल सिस्टम का जो सिस्टम था, ड्यूअल सिस्टम में क्या होता था आखिर? उसमें ऐसे था, दीवानी जो राइट होते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते होते हैं, वो कंपनी के पास थे। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था निज़ाम्स के पास। निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, तो वो निज़ाम थे। फिर इन्होंने ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया एंड दीवानी और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो राइट्स थे वो अपने पास रख लिए इन्होंने। और नवाब का जो 32 लाख जो अलाउंस था एनुअल, वो इन्होंने घटाकर 16 लाख कर दिया था। जो कंपनी वालों ने वो इन्होंने ऐसे कर दिया, 16 लाख कर दिया था, 32 लाख से घटाकर आधा कर दिया था उसका जस्ट। एंड इन्होंने स्टॉप कर दिया था। जैसे मुग़ल को पहले जो थे ये बंगाल वाले ये निज़ाम जो थे, जो मुग़ल को पेड करते थे, उनको भी स्टॉप कर दिया था इन्होंने। मुग़लों को मतलब कि पेड नहीं करना, ऐसा इन्होंने कह दिया था बंगाल वालों को। तो वो अब मुग़लों को पे नहीं करते थे, वो कंपनी को एनुअल अलाउंस देते थे। जो बंगाल वाले थे, जो निज़ाम्स थे, जो भी रूल करते थे उन पर। एंड हम आगे देखेंगे इसके बारे में। रेवेन्यू रिफॉर्म्स इन्होंने क्या किए थे?
रेवेन्यू के लिए इन्होंने कलेक्शन किया रेवेन्यू का, और इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटअप की थी इन्होंने कलकत्ता में। कलकत्ता इन्होंने जो थी राजधानी बनाई थी अपनी, तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन्होंने सेट की थी। और ट्रेजरी जो खजाना था, जो मुर्शिदाबाद जो पहले कैपिटल थी नवाब के टाइम में, उसको शिफ्ट करके ये बंगाल ले गए थे। तो जो ट्रेजरी थी वो भी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर दी गई कि वो जो खजाना है वो वहाँ पर नहीं रखा जाएगा मुर्शिदाबाद में, वो कलकत्ता में रखा जाएगा, ऐसा इन्होंने कह दिया था। तो ब्रिटिश जो कलेक्टर्स थे वो अपॉइंट किए इन्होंने, जो आज हम देखते हैं कलेक्टर्स, वो इन्होंने किए थे। तो जो कलेक्टर रेवेन्यू जो कलेक्ट करते हैं, उनको जो कलेक्ट किए थे, जो उनको मतलब कि लगाया था, इनके द्वारा ही अपॉइंट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट किया गया था। एंड अकाउंटेंट जनरल एक अपॉइंट किया गया था, एक अकाउंटेंट जनरल एंड एक कलेक्टर इन्होंने अपॉइंट किया था। एंड बहुत से रेवेन्यू रिफॉर्म्स इन्होंने किए। आगे मैं शॉर्ट वे में आपको बता दूंगा लास्ट में क्या क्या हुआ, तो जो की पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लेना। जुडिशियल रिफॉर्म्स, इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या किया था वो भी देखेंगे। इन्होंने जो ज़मींदार थे उनके राइट्स ले लिए थे, एंड उनको जो उनके पास जो पावर्स थी उनको ख़त्म कर दिया था इन्होंने, अबॉलिश कर दिया था उनको। एंड सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की थी इन्होंने, जो सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं वो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। तो और 2 अपीलेट कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे कलकत्ता में इन्होंने भी दो कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे। एंड पहला जो सिविल था, जिसको सदर दीवानी अदालत भी कहते हैं, एंड ये जो था सिविल कोर्ट, ये सिविल मामलों के लिए होता था, इसमें क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं थे। जो सिविल कोर्ट होता है ये रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मामला हो, पैसे वैसे से लेकर, उसके लिए होता है ये दीवानी, जिसको आप समझ सकते होंगे। एंड क्रिमिनल कोर्ट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, सेकंड जो कोर्ट था, जिसको सदर निजामत अदालत भी कहते थे। एंड इसमें जो क्रिमिनल केसेस वगैरह होते थे, जो किसी ने क्राइम कर दिया, वो इसके अंडर में आते थे। एंड क्रिमिनल कोर्ट वाज टू हैव एन इंडियन जज, जो क्रिमिनल कोर्ट था उसके लिए एक इंडियन जज होना ज़रूरी था, इन्होंने ऐसा कुछ किया था। और मुस्लिम्स वर टू बी अकॉर्डिंग टू देयर लॉ इन द कुरान एंड हिंदूज, जो मुस्लिम्स थे जो हिंदू थे, जो मतलब कि उन्होंने अब अलग अलग रूल जो कोड बना दिए थे, हिंदू कोड या मतलब जो भी कोड बनाए थे इन्होंने, उनके जो जैसे कुरान के अकॉर्डिंग कैसे सज़ा देते हैं या हिंदूज़ में कैसे सज़ा देते हैं, इन्होंने वो इस्टेब्लिश कर दिया था, मतलब वो अपने अपने हिसाब से सज़ा देंगे, ऐसा कुछ था। एंड आगे देखेंगे हम ट्रेड रेगुलेशंस, इन्होंने ट्रेड रेगुलेशंस किया था। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे अपने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दस्तक ख़त्म कर दी थी। दस्तक आप समझ पा रहे होंगे दस्तक क्या होता है। जैसे हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो हमको वो कागज़ वगैरह दिखाने होते हैं कि आप यहाँ से एंट्री मिल गई, आपको एंट्री लेनी पड़ती है, तो उसको दस्तक कहते हैं। भैया आपने दस्तक दे दिया है यहाँ पे, तो वहाँ से टैक्स वगैरह जो भी है करना होता है, जो कार्रवाई होती है वो करके कंप्लीट तो आगे जाना होता है। तो इन्होंने वो सारा मतलब कि सिस्टम कंट्रोल था पहले, तो इन्होंने वो ख़त्म कर दिया था। वैसे भी ये उसका वायलेशन करते थे, मिसयूज़ करते थे दस्तक का, तो वैसे इन्होंने जब इनके हाथ में पावर आई तो इन्होंने दस्तक सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। इनको कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, जैसे अदर स्टेट में जाएंगे तो ऐसा करके ये दस्तक होता है, आप समझ पा रहे होंगे दस्तक को। एंड कंपनी ने जो थे ऑफिशियल ट्रेडर्स जो थे वो इनेबल कर दिए थे। एंड ही एनफोर्स ए यूनिफॉर्म टैरिफ, इन्होंने एक यूनिफॉर्म टैरिफ जो था लगा दिया था, यूनिफॉर्म टैरिफ ऑफ 2.5 इन्होंने यूनिफॉर्म टैरिफ लगा दिया था ऑल इंडिया में, जहाँ पर इनका शासन था। एंड जो प्राइवेट जो ट्रेड थे वो इन्होंने बैन कर दिए थे, कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, वो इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था उन पर।
तो अब हम आगे देखेंगे। मैंने कहा था ना आपको की पॉइंट्स बताऊंगा इनके शॉर्ट में, जो आप याद कर सकेंगे अच्छे से। ये वॉरेन हेस्टिंग्स ये हैं। तो इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था ये आप की पॉइंट्स एक लाइन में याद रख सकते हैं। ये जो इनके कार्यकाल में काम हुए थे, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट जो था इनके कार्यकाल में आया था। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, एंड जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल एंड एशियाटिक जो सोसाइटी थी वो इनके कार्यकाल में हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट इनके कार्यकाल में आया था। एंड जो पहला न्यूज़पेपर छपा था, कौन सा था पहला न्यूज़पेपर? जेम्स ऑगस्ट हिकिस बंगाल गैजेट। ये जो पहला न्यूज़पेपर था जो छपा था, जेम्स ऑगस्ट हिकिस बंगाल गैजेट, ये जो पहला न्यूज़पेपर था जो इनके कार्यकाल में पब्लिश हुआ था। एंड जो मैंग्लो मराठा वार ये मैंने आपको बता दिया था, रोहिल्ला वार ये बता दिया था आपको। एंड जो रिंग फेरेंस की नीति थी, रिंग फेंस की, वो इनके कार्यकाल में आई थी, इनके टर्म में आई थी। एंड ये जो इन्होंने फाउंड किया था किसको? कैलकाटा मदरसा को सॉरी कैलकाटा मदरसा को इन्होंने फाउंड किया था। एंड क्रिएशन ऑफ कलेक्टर पोस्ट इन्होंने क्रिएट की थी। एंड ये फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं जो इम्पीचमेंट, मतलब जो महाभियोग चलता है ना, आप जानते होंगे महाभियोग के बारे में, वो इन पर चला था। यहाँ पर नहीं, इंग्लैंड में इन पर इम्पीचमेंट चला था। इम्पीचमेंट को सहने वाले ये पहले गवर्नर जनरल हैं। शायद मुझे जहाँ तक पता, बाद में इनकी डेथ भी हो गई थी, इन्होंने खुद ही फांसी वगैरह लगा ली थी, ऐसा कुछ था। एंड जो भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चार्ल्स विकिंस ने ट्रांसलेशन किया था भगवत गीता का इंग्लिश में। एंड थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म।